वेलकम HSH। आज अगेन हम बेसिक एडवांस कोर्स की हमारी सुपर सीनियर में से एक डॉक्टर अनीता बजाज मैडम के साथ हैं। एक अच्छा केस है, सीखेंगे। और कि अनीता बजाज मैम, डॉक्टर नीलम अवतार मैम, डॉक्टर अनु मैम, ऐसे सीनियर मेंटर्स हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा सीखते हैं। ऐसा होता ही नहीं कि लगे कि हाँ ये तो कुछ खास नहीं था, हमेशा बेहतर मिलता है। तो अगेन आज ऐसे ही एक अच्छे केस के साथ मिलते हैं। वेलकम डॉक्टर अनीता मैडम। Thank you Ashok sir. People have worked out very well and they have cracked the medicine also, but let us see as the session moves ahead. Good evening everyone. I will start by describing the case. I will just read out the case. 29-year-old Kachhi Jain male. He is suffering from migraines. He was referred to me by one of the GPs. And he has been suffering from migraines from last 10 to 12 years and used to take ibuprofen a lot. Since 2012 it started, in 2012 he started suffering from ulcerative colitis, bleeding, mucus and cramps in abdomen. Ulcerative colitis is from 20, headaches were from 2012. So he said that it may be because of a lot of medicines which I was taking for my migraine, or it can be because of marital stress. So patient was married in 2016 but divorced soon in 3 months. Wife accused him of siding with mother. He used to quarrel a lot and she left. Patient went to take her back 5-6 times but she refused. Patient's mother and father are orthodox, dogmatic, nagging. Patient can't say anything to them. He got married again in 2018. So first marriage lasted hardly for 3 months in 2016. So second time he got married again in 2018 and had son in 2019. Things were good till brother's marriage in 2020. He got married again in 2018 and in 19 he had a child. Things were good till brother's marriage in 2020. So for 2 years, things were okay. Then quarrels started. Patient had ulcerative colitis and migraines which increased because of the stress. Wife used to go away to parents taking son along. जब भी झगड़ा होता था तो वो अपने माँ बाप के घर चली जाती थी. His father-in-law is very short-tempered and aggressive. Patient used to go to bring her back, but father-in-law also would shout at him. Patient used to be scared as he too cannot tolerate. He can tolerate till some point only, and if I give back, things worsen. So यहाँ पे पेशेंट भी अग्रेसिव है, उसको भी गुस्सा आता है, और अगर फादर इन लॉ ने कुछ बोल दिया तो इसको हमेशा डर रहता है कि मैं भी कुछ बोल दूंगा तो फिर चीजें और बिगड़ जाएगी. तो इसलिए वो जाने के लिए भी डरता है वहां पे. एक बार क्या हुआ, पेशेंट के फादर इन लॉ ने इस पे हाथ उठाया और पेशेंट ने भी उन पे हाथ उठा लिया. तब फादर इन लॉ ने पुलिस कंप्लेन कर दी थी और ये पेशेंट को पुलिस पकड़ के लेके गई थी. तो तब से ये पेशेंट ज्यादा डरता है कि अगर मैं जाऊंगा और वहां पे फादर इन लॉ ने मुझे इंसाइट किया और कुछ झगड़ा हो गया, फिर वही पुलिस कंप्लेन करते हैं. तो इस तरह से वो परेशान करते हैं. मतलब 3 केसेस उनके ऊपर ऑलरेडी इन लोगों ने डाल चुके हैं, डोमेस्टिक अब्यूज का, सेपरेशन के लिए और मेंटेनेंस के लिए. पेशेंट काफी अपने बेटे को मिस करता है और उसके लिए काफी एंग्शियस है कि ऐसे चलता रहेगा तो बेटे की परवरिश कैसे होगी. तो इसलिए वो छोड़ भी नहीं पाता है और जब भी वो जाता है तो वहां पे झगड़े ही होते हैं. अभी फादर इन लॉ इतने अग्रेसिव हैं कि उन्होंने अपने एक टेनेंट को भी हैमर से मारा था और उनके ऊपर केस हो गया था एंड ही वाज जेल्ड. तो वे जैसे ही उनको वहां से बेल मिली तो वो संकेश्वर चले गए, क्योंकि वहां पे बॉम्बे में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो वो संकेश्वर चले गए. तो संकेश्वर में इनकी पेशेंट की वाइफ, पेशेंट का बच्चा और फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ वो सब वहां चले गए. तो पेशेंट ने सोचा कि वो रिलीजियस प्लेस है तो वहां पे मैं जाके एटलीस्ट उनसे मिल लेता हूं तो शायद बिना झगड़े के कुछ हो जाए.
तो वहां भी गया वो, तो उनको वहां पे भी धमकाया गया कि अगर आप बेटे को लेने भी आओगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे किडनैपिंग का। तो इस तरह से पेशेंट डरता है जाने के लिए, क्योंकि जब भी वो जाता है तो किसी ना किसी एक्शन का वो लोग थ्रेटन करते हैं, या तो मारा पीटी हो जाती है या तो झगड़े हो जाते हैं और बातें और बिगड़ जाती है। अब ये सब चीजों की वजह से पेशेंट काफी परेशान रहता है। अब इसका ऐसे भी था कि मैं उसके लिए अलग भी हुआ अपने पेरेंट्स से कि चलो मेरे माँ बाप के साथ उसकी नहीं बनती है, मेरी भाभी के साथ नहीं बनती है, तो हम लोग अलग रहते हैं। तो अलग जैसे ही हुए तो उसने दूसरे दिन ही कुक रख दी। तो उसने बोला पूरा दिन तू घर पे बैठ के करेगी क्या, अगर तू कुक रखेगी, हम 3 जन है सिर्फ। तो वाइफ ने बोला कि नहीं मुझे बाई चाहिए। अगर बाई नहीं मिली तो उसके ऊपर भी उसने बोलना चालू किया कि ये मुझे बाई रखने नहीं देता है। और वो जब भी चाहती थी वो सो जाती थी एसी वेसी चालू करके और बेटे को इसके पास सौंप के कि तू ही अभी उसको देख। इतना काम भी नहीं करती थी वो, घर की देखभाल भी नहीं करती थी। और पेशेंट ने बोला कि मुझे एसी बंद करने के लिए भी, अगर मुझे एसी टॉलरेट नहीं होता है तो एसी बंद करने के लिए भी उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये उसने थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला कि मतलब कितनी हद की वो लेडी डोमिनेटिंग है। तो अभी ये सिलसिला इस तरह से ही चल रहा है। तो पेशेंट स्ट्रेस की वजह से कुछ कर नहीं पाता है। तो अभी इस दौरान पेशेंट को काफी कंप्लेंट्स बढ़ गई है। तो वो उनका बिजनेस है गिफ्ट आर्टिकल्स का। तो ये दुकान पे भी नहीं जा पाता है, पूरा दिन घर में बैठा रहता है, उसको पेन्स होते रहते हैं, दवाइयां खाते रहता है और उसका कुछ मन ही नहीं करता है कुछ करने का। और उसको समझ में नहीं आता है, उसके सब रिलेटिव्स बोलते हैं कि इसको छोड़ दे, लेकिन वो सोचता है कि 2 शादियां तो हो गई है, अब मैं क्या तीसरी शादी करूंगा। और दोनों में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और बेटे का क्या होगा। बेसिकली वो बेटे की एंजाइटी है, फ्यूचर की एंजाइटी है, और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसको खुद को भी क्लियर नहीं होता। एक तरफ से सोचता है कि छोड़ दूं तो ये सब मुसीबत टल जाएगी, लेकिन उसमें भी केसेस तो जो हैं वो तो उसको लड़ने ही पड़ेंगे, उसको मेंटेनेंस भी देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो कंफ्यूज है ये स्टेट में। अभी यही इसी दौरान उसको 2022 में एक नी इंजुरी हुई। यही टेंशन में उसने बोला मैं चल रहा था और मैं फिसल गया तो लिगामेंट टेयर हो गया। उसको बहुत ज्यादा दर्द था। वो जब मेरे पास आया तो उसको बहुत दर्द था। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, और ये भी उससे दवाई से ठीक हो जाएगा। बट देन नेक्स्ट डे पे ही उसने फिक्स कर दी थी सर्जरी, और उसने बोला कि मैं वैसे भी दुख नहीं जा रहा हूँ, तो कम से कम ये ठीक हो जाए तो मैं थोड़ा बहुत जाना शुरू करूं। तो ही डिड नॉट लिसन टू मी, क्योंकि उसने कभी होम्योपैथी ली नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही ये होम्योपैथी ले रहा था। तो उसने वो लिगामेंट की तो ये करवा दी सर्जरी। लेकिन जो भी दवाई दी गई उसको, उससे उसके हेडेक्स वगैरह में और आईबीएस में काफी फर्क पड़ा था। उसके थॉट्स काफी कंट्रोल हो गए थे और उसकी नींद भी इम्प्रूव हुई थी। वो आया था खाली सिर्फ 1 महीने के लिए, उसके बाद वो नहीं आया। लेकिन रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली था, इसलिए मैंने सोचा कि ये केस हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी जैसे आप लोगों ने सबने लिया है उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग आप सबने दी है, तो हम देखेंगे, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करती हूँ, फिर हम रूब्रिक्स को डिफरेंशिएट करेंगे कि क्यों आप लोगों ने जो डिफरेंट रूब्रिक्स लिए हैं वो यहाँ पे लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। ये पेशेंट का रेपर्टराइजेशन है। एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन, elements from mortification, elements from quarreling, anger alternating with quick repentance, anxiety children about his, bed desire to remain in, brooding over one's condition, delusion about to receive injury। क्योंकि जब भी वो जाता था अपने वाइफ को लेने तो हमेशा उसको लगता था कि अभी फादर इन लॉ कुछ तो भी बोलेगा, झगड़ा करेगा, फिर मैं गुस्से में आ जाऊंगा, मैं कुछ करूंगा तो फिर वो उससे चीजें काफी वर्सन हो जाएगी। फियर ऑफ बीइंग हर्ट, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, फियर ऑफ पिंस, हेल्पलेसनेस, फीलिंग ऑफ इम्पल्स। उसको खुद पे भी भरोसा नहीं है कि अगर मैं एक हद तक टॉलरेट कर पाता हूं, लेकिन फिर मैं भी उसको जवाब दे दूंगा या तो मैं भी उन पे हाथ उठा दूंगा। इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, इंडिफरेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स,
अभी ये इसके शादी के चक्कर में वो बाकी कहीं पे भी ध्यान कुछ दे ही नहीं पा रहा है. ही इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम ओनली. इरेजोल्यूशन एक्ट्स इन इरेजोल्यूशन चूजिंग थिंग्स इन. मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे शादी को मेंटेन करना है या मुझे डिवोर्स की तरफ जाना है. अभी इसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट्स भी है तो केसेस भी काफी लंबे चलेंगे. इरिटेबिलिटी टू हर फैमिली, मतलब वो जब ये हेडेक वगैरह होता है तब उसको इरिटेबिलिटी रहती है अपनी माँ के ऊपर या अपने घर वालों की तरफ. मिस्टेक्स मेकिंग साइड अबाउट लेफ्ट एंड राइट. अभी ये क्या है? लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स योर इमोशनल साइड, सॉरी लॉजिकल साइड, एंड राइट साइड रिप्रेजेंट्स योर इमोशनल साइड. तो वो उसमें इसको हमेशा वो मिस्टेक्स रहती है कि मैं अपने इमोशंस का सुनूं या अपने इंटेलेक्ट का सुनूं. अभी इसमें पर्टिनेसिटी भी है कि इतने सब प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी इसने रिलेशनशिप को तोड़ा नहीं है. वहां जाते रहता है, उनसे वाइफ को मनाने के लिए जाता है, बच्चे से मिलने के लिए चला जाता है. यील्डिंग डिस्पोजिशन उसका वाइफ के लिए है कि एसी भी मैं उसको पूछ के बंद करता हूँ. वेरी ऑफ लाइफ, अभी वो कंटाल चुका है ये सब चीजों के बाद. तो ये सब रूब्रिक्स देखते हैं तो सिम्फाइटम आता है. और उसको नी इंजुरी भी जो हुई थी लिगामेंट टेयर की, तो मुझे काफी होप्स थी कि वो भी उससे ठीक हो जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही डिड नॉट लिसन टू मी. अभी इसमें क्या है कि एक तो लोगों ने लिया था अब्यूज. अभी अब्यूज में क्या होता है कि कोई एक डोमिनेटिंग, कोई स्ट्रॉन्गर पर्सन है जो दूसरे का अब्यूज कर रहा है. अब्यूज इज बेसिकली मिसयूज ऑफ पावर. तो उसमें मोस्टली एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहता है जो विक्टिमाइज करता है वीकर पर्सन को. यहाँ पे झगड़े हैं और झगड़े में दोनों साइड्स इक्वल है. अभी ये ज्यादा खुल के झगड़ नहीं पाता है क्योंकि इसे डर लगता है लीगल एक्शन का, क्योंकि अपने यहाँ पे रूल्स जो लॉज हैं वो ज्यादा प्रो वुमेन है. मैन के लिए ज्यादा सपोर्टिव लॉज नहीं है. तो इसलिए अगर वुमेन ने कभी भी कंप्लेन कर दिया डोमेस्टिक अब्यूज का तो लड़के की फैमिली को काफी कुछ सफर करना पड़ता है. तो यहाँ पे अब्यूज से ज्यादा दोनों पार्टीज इक्वल है. और यहाँ पे जो हो रहे हैं वो क्वारल्स हो रहे हैं. क्वारल्स क्या होते हैं? झगड़े होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते हैं. बाई नहीं रखने दी, एसी बंद कर दिया, या जो भी छोटे छोटी चीजें हैं. आप क्यों मिलने आए, बेटे से क्यों मिल रहे हो, तो इनको बोलते हैं क्वारल्स. अभी डिस्कॉर्ड्स क्यों नहीं? क्योंकि डिस्कॉर्ड्स में क्या होता है, डिस्कॉर्ड्स में आपकी सोच अलग है. देर आर डिफरेंसेस, देर आर डिसएग्रीमेंट्स, बट वो डिस्कॉर्ड्स का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ भी हो सकता है. उसमें झगड़े भी हो सकते हैं, उसमें कोल्ड वॉर भी हो सकता है जहां पे आप बात करना बंद कर देते हो, आप एस्ट्रेंज हो सकते हो, काफी कुछ उसमें एक्सप्रेशंस आ सकते हैं. तो यहाँ पे अगर अपने को स्पेसिफिकली क्वारल्स मिल रहे हैं तो यहाँ पे डिस्कॉर्ड्स लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली क्वारल्स ही हो रहे हैं. जब भी वो वहां जाता है तो झगड़े होते हैं, मारा पीटी होती है. अभी व्हाट आर क्वारल्स? क्वारल्स आर aggressive or heated arguments where there may be physical fight also, and basically it is more of exchange of heated words, hot words. तो उसमें गुस्से में जो बातें कही जाती है, गाली गलौज जो भी होता है, या किसी ने किसी को कर्स कर दिया, कुछ कर दिया, उसको क्वारल्स बोला जाता है. तो यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारलिंग ज्यादा आता है. और डोमिनेशन क्यों आता है? क्योंकि वो एक तरफ से पेरेंट्स को भी कुछ कर नहीं पा रहा है, जो कि डॉगमेटिक है पेरेंट्स, इसलिए वो वहां से भी हटा. अभी वाइफ भी डोमिनेटिंग है ही, पेरेंट्स भी डोमिनेटिंग है ही, दोनों की तरफ से वो डोमिनेशन उसकी तरफ जा रहा है. और मॉर्टिफिकेशन क्यों है? क्योंकि फादर इन लॉ ने इसके अगेंस्ट ही कंप्लेन कर दी, वाइफ ने भी इसके अगेंस्ट ही कंप्लेन कर दी, तो शादी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं रहा. अभी एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस की, ये गुस्से में कुछ भी बोल तो देता है लेकिन बाद में उसको लगता है कि यार अभी सब बिगड़ जाएगा. और इसलिए यहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स भी आता है. मैं इसमें भूल गई हूं लेना, लेकिन एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स भी काफी आता है इसमें सिम्फाइटम में, क्योंकि दे ऑलवेज फील दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग और उनको वो गिल्ट बहुत रहता है.
तो ये सब सिम्टम्स लेके मैंने उसको सिम्फाइटम दिया था और सिम्फाइटम से काफी फर्क पड़ा था उसको. तो लेट अस एक्सप्लोर दिस रेमेडी. आई थिंक संजीवनी सबसे पहले सिम्फाइटम पे आई थी और बाद में थोड़े कुछ लोग आए थे. तो वेल डन संजीवनी, इफ यू आर देयर. अभी हम सिम्फाइटम को अगर एक्सप्लोर करते हैं, सब सही चल रहा है ना सर? हेलो. Yes. बिल्कुल बिल्कुल हेलो. जी. ठीक है. तो अभी सिम्फाइटम को हम अगर एक्सप्लोर करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव रूब्रिक्स हैं, दे आर ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, ऑब्स्टिनेट प्लान्स इन द एग्जीक्यूशन ऑफ. अभी ये पेशेंट का ऑब्जेक्टिव रीजनेबल कहाँ पे आता है? जहां पे वो सोचता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा झगड़े बढ़ जाएंगे तो और बात बिगड़ जाएगी. तो उसमें इम्पल्सिवनेस भी है, एट द सेम टाइम वो थिंकिंग और वो अवेयरनेस भी है कि मुझे सोच समझ के बात करनी पड़ेगी. और अभी शादी का तोड़ने का डिसीजन में भी वो सोचता है कि अरे दूसरी शादी भी मैं तोड़ दूंगा तो क्या तीसरी शादी करूंगा. तो वो भी उसका एक लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी थिंकिंग चल रही है. ऑब्स्टिनेट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स. ऑप्टिमिस्टिक. अभी यहाँ पे प्लान्स क्या होता है ना कि आप कोई चीज का प्लान बनाते हो. अभी जैसे मुझे सेशन लेना है तो मैं सेशन का कुछ प्लान बनाती हूँ. तो वो प्लान को आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो, उसकी वो कैपेसिटी ये रेमेडी में रहती है. अभी ये दीज आर जनरल रूब्रिक्स, नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड टू दिस केस, क्योंकि हम अभी रेमेडी को एक्सप्लोर कर रहे हैं. तो इसमें ये एक पर्टिनेसिटी और ऑब्स्टिनेट प्लान इन द एग्जीक्यूशन ऑफ होता है. ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिवनेस है, क्विकली रिलेंट्स एंड रिमोर्स. रिमोर्स ट्राइफल्स अबाउट, तो इसमें भी काफी गिल्ट रहता है. सीरियस, सिंपैथेटिक एनिमल टुवर्ड्स, टाइडी, टिमिडिटी, यील्डिंग डिस्पोजिशन. अभी काफी लोगों ने बोला है कि इसमें कॉवर्डिस है. भी कॉवर्डिस है कि टिमिडिटी है? कॉवर्डिस में कायरता है. इसको कोई कायरता नहीं है कि मुझे जाके वहां पे कुछ ये मैं नहीं कर सकता हूं. ये लड़ सकता है, लेकिन लड़ने के बाद के जो रिपरकशंस होंगे वो इसको ही फेस करने पड़ेंगे. ये पेशेंट में टिमिडिटी नहीं है. एक्टिविटी, डिजायर्स, क्रिएटिव एक्टिविटी, दे आर अफेक्शनेट पीपल. अभी कल मैंने लव्ड वंस में भी एक केस प्रेजेंट किया था लेडी का. शी वॉज क्वाइट अफेक्शनेट. और वो केस में ऐसा था कि वो लेडी ने अपनी सौतन, मतलब हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ, उसके बच्चे, ये लेडी, उसका हस्बैंड और इसके ये लेडी के बच्चे, ये लोग सब साथ में एक जॉइंट फैमिली में एक परिवार तरह रहते थे. और ये लेडी को काफी कुछ दहेज में मिला था. एक तबेला मिला था, सोना मिला था. तो वो सब अपने बच्चों के लिए खर्च करती थी. उसको कोई फर्क नहीं था कि ये उसका बच्चा है या ये मेरा बच्चा है. और आगे जाके जब वो फर्स्ट वाइफ के बेटे ने उनका काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कर दिए, तबेला बेचना पड़ा. दूसरा तबेला भी उनको हेवी डिपॉजिट पे देके अभी उसके रेंट पे रह रहे थे. और फाइनली वो लोग छोड़ के भी चले गए. तो अभी सिर्फ वाइफ अपने एक बेटे और एक बेटी के साथ बची थी, और एक बेटी की भी शादी हो गई थी. वो जहाँ यूएस वगैरह में थी तो वो हेल्प करती थी. तो इसको बहुत अफसोस होता था कि तब लोग कहते थे मुझे कि तू कैसे सौतन के साथ रह सकती है. लेकिन मुझे कभी ऐसे नहीं लगा. मैं तो एक फैमिली समझ के ही रह रही थी. तो उसको बाद में पछतावा होता था कि मैंने कभी अपना सोचा ही नहीं. मैं इतना सोना लेके आई थी, इतना सब कुछ लेके आई थी, मैंने सबके ऊपर लुटा दिया. और हस्बैंड पे भी गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने भी कुछ नहीं सोचा फैमिली के बारे में. अभी क्या है ना, उनके पास रहने के लिए घर है, बेटी अभी कॉलेज की पढ़ाई बाकी है, बेटे का पढ़ाई बाकी है. तो वो हमेशा वो एंजाइटी में रहती है. और उसको, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सिम्फाइटम में आपको फैमिली डायनामिक्स में हमेशा क्रैक मिलेगा. इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रैक्चर्ड रिलेशनशिप्स, जैसे फ्रैक्चर्ड बोन्स है वहां पे रिलेशनशिप्स भी फ्रैक्चर हो जाते हैं. लेकिन ये पेशेंट बड़ा अफेक्शनेट, केयर्सफुल ऑफ, इस तरह का बंदा है, माइल्ड है, तो ह्यूमिलिटी है उसमें. तो ये सब सिम्टम्स हम रूब्रिक्स देखेंगे तो इट कम्स क्लोज टू कार्सिनोसिन आल्सो. इसलिए काफी सारे लोग कार्सिनोसिन पे आए थे. अभी इसमें भी आप देखेंगे तो रेपर्टाइजेशन में सल्फर एंड कार्सिनोसिन भी आता है, फॉस्फोरस भी आता है.
और पहले वाली अगर आप देखेंगे तो ट्रिटिकम वल्गैरिस भी आता है काफी क्लोज। तो अब ये अफेक्शनेट, एंगर, alternating with quick repentance, anxiety conscience, anxiety children about, anxiety future about, careful of, censorious, clairvoyance, confident। अभी ये कॉन्फिडेंस से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में चला जाता है आफ्टर द फैमिली लीव्स, आफ्टर द पार्ट ऑफ फैमिली लीव्स। एक्साइटमेंट, एंटिसिपेटिंग इवेंट्स में, एक्सिलरेशन, ब्लिसफुल। जब तक सब कुछ सही रहता है तब तक वो ब्लिसफुल एक्सिलरेशन में रहता है। फर्मनेस, फाइट वांट्स टू, ही विल नॉट गिव अप। माइल्ड भी है बट एट द सेम टाइम ही विल फाइट ऑल्सो। इसलिए इसमें आपको एंगर भी मिलता है, क्वारलिंग भी मिलता है, क्वारल्स अवर्जन टू भी मिलता है, एलिमेंट्स फ्रॉम क्वारल्स भी मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं उसमें वो उतनी स्ट्रेंथ है कि ही गिव्स अ फाइट ऑल्सो। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, इनिशिएटिव लैक ऑफ, एंड माइल्डनेस। अभी हम इसके और रूब्रिक्स देखेंगे जो इसमें एक वीकनेस लेके आते हैं या जो नेगेटिव शेड लेके आते हैं। तो वो इनका क्या है, जो एक कैलकुलेशन डिफिकल्टी आती है, तो उसमें अगर हम रूब्रिक्स देखेंगे तो उसमें केयर फ्री है, इनिशिएटिव लैक है। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ड्यूटी वाला रूब्रिक नहीं है, ना बिजनेस का रूब्रिक है। इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स है, बाकी और कोई बिजनेस के रूब्रिक्स नहीं है। तो केयर फ्री है, इनिशिएटिव लैक ऑफ, मैथमेटिक्स इनेबिलिटी ऑफ समिंग अप इज डिफिकल्ट। तो इनको समझ में नहीं आता है कि कैसे सम अप करना है। सम अप करना मतलब टोटलिंग, मतलब हम सब फैक्टर्स देखने के बाद फाइनली उसका सम अप करते हैं, उसका जोड़ तोड़ करते हैं। तो वो इनको वो करना नहीं आता है कि वेदर टू कीप दिस रिलेशनशिप और नॉट, कितना किस पे स्पेंड करना है, कितनी एनर्जी डालनी है उसमें। इसलिए इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस भी है, क्योंकि वो किसी के लिए करता है तो बहुत दिल से करता है। इम्पल्सिव, impressionable, unpleasantly impressed by everything, इसलिए नेगेटिव इंप्रेशंस जल्दी कैच करता है। कॉन्ट्राडिक्शन, डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, तो ये भी उसका एक एंगर एंड रिएक्शन दिखा रहा है। प्रोटेस्टिंग, वो भी एक एंग्री रिएक्शन है। क्वारलसम, तो इसलिए ये ही डजंट टेक लाइंग इन लाइक कार्सिनोसिन, ही विल पुट अप अ प्रोटेस्ट। delusion child, he is and acts like a child। तो यहाँ पे उसका जो एक नाइविटी या एक चाइल्डिशनेस है, जो उनको मैथ्स इनेबिलिटी है, इसलिए वो अपने लोगों के लिए करते चले जाते हैं, एक उनका इनोसेंस है। मिस्टेक्स मेकिंग अबाउट लेफ्ट एंड राइट साइड, इरेजोल्यूशन, चूजिंग थिंग्स इन, इसमें सिर्फ 3 रेमेडीज है, उसमें से एक सिम्फाइटम है, मतलब वो जल्दी अपना मन नहीं बना पाते हैं किसी भी चीज के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इंडिफरेंस, बिजनेस अफेयर्स टू, इंडिफरेंस इंपॉर्टेंट थिंग्स टू, एंड इंडिफरेंस रेप्रिमांड्स टू ऑल। अभी इसमें कैसा है, जब वो रिलेशनशिप ब्रेक होती है तब ये सैडनेस एंड डिप्रेशन में चले जाते हैं, ब्रूडिंग में चले जाते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं, एंड उसमें फिर वो इंडिफरेंस आ जाता है टू बिजनेस अफेयर्स, और वो बेड डिजायर टू रिमेन इन, तो वो लेजीनेस की तरफ चला जाता है, वो सब काम धंधा छोड़ के बैठ जाते हैं। अभी इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या क्या है, एलिमेंट्स फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन, एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर, एलिमेंट्स फ्रॉम रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक जॉइंट फैमिली थी, जब उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं तो पूरा घर का डायनामिक्स बदल जाता है, एक प्रॉस्पेरिटी भी चली जाती है, सब कुछ डिवाइड हो जाता है, इमोशनल जो एक हार्मनी होती है वो हार्मनी चली जाती है, स्टेबिलिटी चली जाती है। तो बेसिकली इसमें वो स्टेबिलिटी का भी एस्पेक्ट है, क्योंकि बोन्स ऑल्सो स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, दे गिव यू बैलेंस एंड सपोर्ट। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, क्वारलिंग, एलिमेंट्स फ्रॉम रिमोर्स, इसमें भी बहुत कम रेमेडीज है अगर आप देखेंगे तो। Elements from rudeness of others, anger alternating with quick repentance। आगे बढ़ेंगे, ये सब उनके रिएक्शन के रूब्रिक्स है। Bed desire to remain in, brooding over one's condition, death thoughts of। अभी कल के पेशेंट में ऐसा था कि उसको इतना डर लगता था, उसको सर्जरी के लिए बोला गया था, स्पाइनल सर्जरी के लिए, तो उसको इतना डर लगता था कि मैं आंख
बंद करूंगी, या मैं सो गई तो फिर मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, या मैं बेहोश हो गई तो मैं होश में आ ही नहीं पाऊंगी, एनेस्थेशिया में जब बेहोश आ जाएगा तो मैं उसमें से उठ ही नहीं पाऊंगी. तो दे हैव दिस डेथ थॉट्स ऑफ, then delusion arms belong to her do not and legs belong to her do not. मतलब ये जो उनकी ब्रांचेस है, आर्म्स एंड लेग्स आर लाइक एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स, तो वो उनके अब नहीं रहे. तो अभी वो उनके अभी जिनसे वो मिलजुल के काम करते थे, जिनके साथ उनकी जो प्रोग्रेस थी, लेग्स मीन्स प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, आर्म्स मीन्स काम का बंटवारा करना, काम मिलजुल के करना, तो वो सब अभी उनका नहीं रहा. Delusion criticize she is, delusion about to receive injury, अभी इंजुरी रेमेडी है इसलिए इसमें इंजुरी, हर्ट, फियर ऑफ बीइंग इंजर्ड, delusion about to receive injury, fear of being injured, नीचे इंजुरी के भी सब रूब्रिक्स हैं. Then delusion laughed and mocked at, इनकी जग हंसाई हो जाएगी, यहाँ पे फियर पिंस भी आ जाता है. Then delusion neglected duty he is, delusion neglected he or she is, delusion nobody being, उनका अस्तित्व ही चला जाता है. उनका अस्तित्व पूरा जॉइंट फैमिली के साथ था, अब जब फैमिली जुड़ी हुई नहीं रही, टुकड़े टुकड़े हो गए, तो इनका अस्तित्व भी चला जाता है. delusion न्यू एवरीथिंग इज, सब कुछ अभी नया हो गया उनके लिए, नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी. Delusion abdomen enlarged, अभी कल वाले पेशेंट में जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसने लेडी ने अपनी सौतन के फैमिली को भी साथ में रखा था, मतलब उसमें कितनी कैपेसिटी थी कि उसमें कितने सारे लोग समा सकते थे. Discontented himself with fear of death, dies, he will die if he goes to sleep. अभी ये रूब्रिक में भी काफी कम रेमेडीज है, उसमें एक सिम्फाइटम है, और ये रूब्रिक मुझे उसमें वो पेशेंट में एकदम क्लियर कट मिला था. Fear falling off, fear of being hurt, fear of being injured, fear of pins, fear of becoming unfit for work. मतलब वो इतना इमोशनली हर्ट हो जाता है कि उसका काम में मन ही नहीं लगता है, अभी वो काम करने के काबिल ही नहीं रहा, लायक ही नहीं रहा. Helplessness feeling of, silent grief, irresolution, choosing things in, laziness, housework, aversion to her usual. मतलब अगर वो फीमेल है तो उसको अपना रोज का काम करने के भी काबिल नहीं रहती है. इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड्स एंड इरिटेबिलिटी फैमिली टू हर. ये सब रिएक्शन वाले रूब्रिक्स हैं. अभी अगर हम याकिर में पढ़ते हैं तो दिस कम्स इन एस्टेरिडी फैमिली, एस्टेरिडी ऑर्डर एंड वॉर्गनेसी फैमिली. This family is somewhat related both to Solonels, मतलब जिसमें ऊपर Belladonna, Stramonium, Hyacinthus, Solanaceae के सब रेमेडीज आती हैं, and the Esterils, and there are some botanists who excluded from Labials altogether. ये Labials family है, और Labials का क्या जो थीम है वो ये है कि the world is a hostile place. Hostile मतलब जो हमारे लिए हार्मनी वाली नहीं है, हॉस्टिलिटी है उसमें. वर्ल्ड इज अ हॉस्टाइल प्लेस वेयर इट इज, जिसमें प्रतिकूल सब सिचुएशंस हैं, वेयर इट इज इजी टू गेट इंजर्ड एंड डिस्ट्रॉयड, येट इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एक्ट, परफॉर्म एंड वर्क विद इन इट. मतलब ये शादी भी इसको इतना हर्ट कर रही है, इंजुरी दे रही है, उसके ससुर भी इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जो उसको कोर्ट केसेस कर रहे हैं, but still he has to perform, he has to act, he has to work. उसको कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट डालना ही है. Hence these are the issues with muscles, bones and strength. Muscles, bones and strength, they are needed for doing any action. बोलते हैं ना मसल पावर यूज किया, तो कुछ भी करने के लिए मसल पावर यूज होता है. There is pressure from the outside world with a reaction of either pushing back. ये reaction patient की तरफ से भी आता है क्योंकि patient भी fighter है, or disconnecting and entering a light-hearted and intolerant state of total laziness. Either he withdraws or he fights or he disconnects.
ये तीनों ऑप्शंस आप मिल सकते हैं आपको, जहां पे वो डिटैचमेंट भी आ सकता है. द फिजिकल एफिनिटी इज फॉर आई प्रॉब्लम. अभी और पढ़ेंगे सिम्फाइटम के बारे में. तो नो क्लियर पिक्चर इज प्रेजेंटेड इन मटीरिया मेडिका, yet the Lamiel's sensitivity to the world is reflected in the symptoms. The brain is clear, creative brain activity, extremely sensitive and excitable, and easily offended, impressionable, unpleasantly impressed by everything, sympathetic animals. Offended easily by rudeness of others from domineering attitudes. Due to their sensitivity, they avoid quarrels. उनको पता है अगर झगड़े होंगे तो हम खुद तो हर्ट होंगे ही, साथ में हम रिएक्ट भी करेंगे. When they get hurt, they can't speak. Feeling very vulnerable, sensitive to criticism, delusion, injury about to receive, tends to the point of breakdown. इसलिए वो कंप्लीट ब्रेकडाउन में जाते हैं. इंडिफरेंस टू बिजनेस अफेयर्स, लेजीनेस, उसमें चले जाते हैं. When injured, doesn't want to be approached. Allen writes irritability at point of fracture. जब आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो you are advised complete rest. आप थोड़ा भी हिलोगे वहां पे इरिटेशन होगा तो पेन होगा, हील नहीं हो पाएगा प्रॉपरली. इसलिए यहाँ पे एक स्टेबिलिटी चाहिए, इसलिए प्लास्टर लगाया जाता है टू कीप दैट ब्रोकन एंड्स स्टेबल in one place. Hence, desire stability. This can be seen in excerpt from Allen's case. A woman with sprained leg. The site immediately started to swell, but without redness. She was sure that she had broken her leg, felt the sharp stabbing of the bone. She could not bear anyone approach her for fear of being hurt, जो कि आर्निका में भी आता है. An immediate relief with a remedy within 48 hours return to activity. स्पेशली अगर जहां पे बोनी पार्ट्स है और फ्रैक्चर नहीं भी है, पेरियोस्टल इंजुरी भी है और काफी सारा सोरनेस है, वो वैसे केसेस में भी आप सिम्फाइटम दे सकते हो. द सेंसिटिविटी टू द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर इज रिफ्लेक्टेड physically in the remedy. Affinity for the fusion of bone breaks, acceleration of fusion of broken bones, and encouragement of tissues to reconnect. अभी यही रिलेशनशिप में भी है, इसलिए आगे दिया हुआ है कि अ गुड रेमेडी टू रीयूनाइट ब्रोकन मैरिजेस. लास्ट लाइन पढ़िए. अ गुड रेमेडी टू रीयूनाइट ब्रोकन मैरिजेस as well as for withdrawal after a relationship ends. For example, women who withdraw from men and avoid intimacy. इसलिए इसमें aversion to men भी है. Initially, they invest too much in the relationship and end up broken. Similarly, after a painful relationship, doesn't want company, can't concentrate, just want to stay in bed and not to be touched, unable to answer, hurt emotionally. It's all good for inward grief and hurts. Eye pain, bone cancer, sarcoma. Row 7 brings up adults' responsibility to his offspring. In symphytum, this is expressed as worry and guilt feelings. He feels he has neglected his duty, feels that he has not behaved right, worries a lot about his children. What will happen to them in a world in which you can break so easily? Elements from reversal of fortune. It is probably that they will be sensitive people. यह भी nutshell में दिया हुआ है. Sensitive people, ethical, capable, who invest a lot in both work and their family unit, but they lack flexibility. And then things don't go the way they wanted or dreamed, and they break. This man wants to be a good husband. इसलिए वो separate भी हुआ. वो बच्चे को भी संभालता है, एसी भी उसके हिसाब से चलाता है. A good father, he went to take the son from Sankeshwar also. A good provider. अभी जॉइंट फैमिली में तो उसको वहां पे प्रोवाइडिंग का इश्यू नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक एक्सपेंसेस साथ में ही है. एंड ऑल्सो टू मेंटेन हिज यूनिकनेस, दे इन्वेस्ट वे टू मच और टेक टू मच ऑन देमसेल्व्स एंड एंड अप ब्रोकन. अभी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ये आदमी एक सिंगल साइडेड एफर्ट्स ही ले रहा है ये शादी को बचाने के लिए. इसकी वाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. वाइफ ने कुछ
एफर्ट ही नहीं किया है। हेलो, हाँ, तो इसको मैंने एक्चुअली पेन के हिसाब से थोड़ा पहले फ्रीक्वेंट दिया था कि शायद पेशेंट मान जाए कि वो सर्जरी नहीं कराए, तो मैंने उसको सिम्फाइटम 30 TDS दिया था। तो उसने सर्जरी तो करा ली, लेकिन फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया था। सिम्फाइटम 203 पैकेट्स दिए थे नेक्स्ट वीक में, और उसके बाद उसके हेडेक वगैरह में काफी फर्क पड़ गया था, तो आई कंटिन्यूड इन दैट वे ओनली फॉर 4 weeks ही के, उसके बाद वो नहीं आया। बट इन दैट हिज फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स हैड रिड्यूस्ड, पेन किलर उसने वंस अ वीक वगैरह लिया था, और इंटेंसिटी भी काफी कम हो गई थी, उसके थॉट्स कंट्रोल में आ गए थे, और उसको स्लीप भी इंप्रूव हो गई थी। तो अभी कुछ डिफिकल्टीज होंगी तो हम सॉल्व करेंगे। आई थिंक डिस्कॉर्ड, क्वारलिंग, अब्यूज क्लियर हुआ। और कोई डिफिकल्टी? एक्सक्यूज मी मैम, मैम एंट्री पॉइंट कैसे लेंगे इस केस में? लाइक देयर वर many एलिमेंट्स फ्रॉम routes. क्वारलिंग ही था। अच्छा, okay. Because carcinosin was coming very very close, so differentiate करना तभी मुश्किल लग रहा था. Only thing he still wanted to be in the family was separating him from carcinosin. लेकिन वो कार्सिनोसिन के जैसा प्लीजिंग भी नहीं है ना, ये तो झगड़ा करके आता है ना। हाँ, but फादर इन at लॉ the को भी same मार के time, आया। with wife he was pleasing to the wife कि नहीं, हाँ तू एसी मांग रही है, एसी लगा देता हूँ. मेड चाहती है खाना खाना पकाने के लिए, वो तो आई कीप कैसा द है ना, मेड. मरता कहना करता है, ऐसे टाइप का ही है उसको। अभी मेड के लिए तो उसने बोल दिया ना कि क्यों कुक रख रही है। उसने तो उसको बोला ना कि तू घर पे बैठ के क्या करेगी। बट स्टिल ही अलाउड, स्टिल ही कैप्ट. वो वाइफ के अगेंस्ट नहीं गया. नहीं ना, नहीं रखने दिया ना, तो इसलिए तो उसने बोला ना कि ये मेड रखने को भी नहीं दिया मुझे। अच्छा, आई थॉट कि शी इज ये जस्ट छोटी सेइंग टू छोटी द आउटसाइड पीपल. ये ओके छोटी ओके छोटी चीजों के ऊपर ही झगड़े हुए हैं ना। ओके. मॉरल्स में बेसिकली यही होता है, कोई कॉज के लिए फाइट नहीं होती है। फाइट मतलब यू फाइट फॉर अ कॉज। यहाँ पे कोई कॉज नहीं होता है, यहाँ पे छोटे छोटे झगड़े ही होते हैं। छोटी, आपने ये चीज यहाँ क्यों कर दी, अभी ऐसे क्यों बनाया, जो घर में जो नॉर्मली झगड़े होते रहते हैं ना छोटी छोटी बातों पे, उनको ही क्वारल्स बोलते हैं। ओके मैम, ओके. और कंफ्यूजन ऑफ माइंड नहीं ले सकते जहां पे वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, शादी टिका के रखूं या उसको छोड़ दूं. देयर वाज कंफ्यूजन ऑफ अ माइंड कितना बड़ा ब्रॉड रूब्रिक है। यहाँ पे ये ओके. मन नहीं बना पा रहा है। इरेजोल्यूशन मतलब क्या है कि आप किसी भी एक चीज पे अपना मन बना नहीं पा रहे हो। रिजॉल्व करना मतलब आप किसी एक चीज को पकड़ के आगे बढ़ते हो। हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं ना, तो इरेजोल्यूट मतलब वो किसी भी एक चीज पे मन बना नहीं पाते हैं। कंफ्यूजन ऑफ माइंड तो कितना बड़ा रूब्रिक है, आप देखिए उसमें आई थिंक 100 से भी ज्यादा रेमेडीज रहेगी। ओके मैम, राइट. आप एकदम बड़े बड़े रूब्रिक्स भी नहीं पकड़ सकते हैं ना, वो किसी हेल्प के ही नहीं रहेंगे। यस यस. अभी लोग काफी लैक के 9M पे आए थे, तो लैक में आपको पहले देखना है कि लैक के क्या रूब्रिक्स हैं, लैक ग्रुप के क्या उसमें कुछ एनिमल क्वालिटी है, लैक ग्रुप की कोई क्वालिटी है, केयर एंड नर्चर है। लैक का सबसे बड़ा तो सेंट्रल थीम इज केयर एंड नर्चर। यहाँ पे केयर और नर्चर कहाँ है? एंजाइटी है, एंजाइटी फॉर चाइल्ड है, लेकिन इसकी जो बेसिकली वो अपना गुस्सा संभाल नहीं पा रहा है, क्वारल्स हो रहे हैं, और ये सेंसिटिव टू क्वारल्स भी है। बेसिकली यही चीज उसका सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है, इसलिए कार्सिनोसिन का हार्मनी भी नहीं आता है ना। ये खुद भी तो झगड़ रहा है, तो कहाँ हार्मनी मेंटेन कर रहा है? हार्मनी में वो पेशेंट बोलेगा, अभी कोई पेशेंट हमारे बोलते हैं कि जब हस्बैंड गुस्सा करता है तो मैं बीच में नहीं बोलती हूँ, तब मैं शांत हो जाती हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया तो हस्बैंड शांत हो जाता है। तो हार्मनी में आपको तालमेल बिठा के चलना है। सामने वाला गुस्से में और आप भी गुस्से में आओगे तो फिर तो वो झगड़ा ही होना है ना। और ये हमको एक वन साइडेड स्टोरी है। अभी लोगों ने काफी एलिमेंट्स फ्रॉम अब्यूज वगैरह लिया है, हमको पता नहीं है वाइफ की तरफ से क्या स्टोरी है।
शायद वाइफ का स्टोरी सुनेंगे तो उसका भी कंप्लेंट्स होगा कि मेरे को मदर इन लॉ ऐसे नहीं करने देती है, मेरा हस्बैंड, अभी फर्स्ट वाइफ ने तो बोल दिया था कि ये हस्बैंड मेरे लिए स्टैंड नहीं लेते, माँ का ज्यादा सुनता है। तो सेकेंड वाइफ को भी ऐसे कुछ तो सिस्टर इन लॉ के लिए कंप्लेंट्स होगी, मदर इन लॉ के लिए कंप्लेंट्स होगी, हस्बैंड के लिए कंप्लेंट्स होगी। ये हमेशा उसको माइग्रेन भी 10-12 साल से चल रहा है, तो अगर वो अभी दुकान पे नहीं जाता तो पहले भी वो माइग्रेन को पकड़ के बैठता होगा, दुकान पे जाता नहीं होगा, लैक ऑफ इनिशिएटिव में है सिम्फाइटम। ये सब वाइफ का स्टोरी सुनेंगे तो समझेगा अपने को। आप सभी रिस्पेक्टेड डॉक्टर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिस तरह अभी अनीता बजाज मैम इतने अच्छे तरीके से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, उनका अंदाज भी आप देख रहे हैं कि किस तरह रूब्रिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जी, आपको डिटेल्स में समझा रहे हैं कि किस तरह ये रूब्रिक करना है, ये नहीं लेना है। तो HSS ने अभी नेक्स्ट मंथ से ऐसे ही मेंटर्स को लेकर, जिनकी रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिनके थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शंस अच्छे हैं, जिनकी रेयर रेमेडीज की पकड़ अच्छी है, तो HSH अभी नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए एडवांस कोर्स कराना चाहता है। ऑलरेडी HSH से बेसिक कोर्स तो कंप्लीट हो रहा है, पीरियडिक कोर्सेज भी चल रहे हैं, पीरियडिक टेबल के कोर्सेज पेड वो भी हो चुका है। तो डे बाय डे HSH अपने नए नए कोर्सेज लॉन्च करता है। वेबिनार सीरीज 11 हो चुकी है आज तक। और आप सभी को मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये जो एडवांस कोर्स है, इसमें 1-2 नहीं बल्कि 25 ऐसे मेंटर्स हैं जिनको HSH ने वेबिनार सीरीज में भी लेकर आया है। और काफ़ी हद तक वो वेबिनार सीरीज आप लोगों में हिट हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने सराहा, उसको अप्रिशिएट किया और काफ़ी लोगों को उससे मदद मिली। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, बिगनर्स हैं, सीखना चाहते हैं, न्यू मॉलिक्यूल्स पढ़ना चाहते हैं, नई अंडरस्टैंडिंग्स, नए रूब्रिक्स या डीप मीनिंग उसका या जर्नी कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो एज अ 6 मंथ्स अगर ज्वाइन करेंगे तो उनको डिस्काउंट ऑफर भी मिलेगा इसमें, या फिर 3 मंथ्स करेंगे तो भी उसमें भी कुछ गुंजाइश हो सकती है। और पर मंथ का भी चार्जेस अशोक सर ने अभी उनके मैसेज में लिखा है। तो जो जो इंटरेस्टेड मेंबर है जल्दी से जल्दी इनरोल कर ले। और जो 25 मेंटर्स हैं, जिस तरह अनिता मैम हैं, सचिन सर हैं, अनु मैम हैं, सैनी सर हैं, कुशाला मैम हैं, मतलब पवन सर है, जो जो लोगों ने वेबिनार्स लिए हैं, HSH की जो अध्ययन सीरीज हुई है, वहाँ के मेंटर्स एडवांस कोर्स के लिए लाए हैं। तो ये कंटिन्यू कोर्स रहेगा 6 मंथ्स के लिए, और डेली की स्टडीज होगी, डिफरेंशियल रूब्रिक्स की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो तरह तरह से नॉलेज बटोर मतलब समेटा जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप आ जाएं और जल्द से जल्द इनरोल कर लें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू अनिता मैम आपके टीचिंग के लिए। थैंक यू एंड गुड नाइट।